चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। तो 2-3 दिन बाद क्लास यह चल रही है। आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे मैनेजर साहब आशीष सर हैं, उनका शादी हुआ था, तो हम लोगों ने पूरी टीम हम लोग की वहाँ चली गई थी। तो अब से फिर से रेगुलर तौर पे जो है क्लासेज आपकी चलेंगी। तो आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 7 देख रहे हैं यूपी टेट का। यूपी टेट आपको पता है कि लास्ट मार्च तक उम्मीद है कि आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। तो आज हम लोग 7 नंबर ये प्रैक्टिस नंबर 7 देख रहे हैं और यह क्लासेस सभी के लिए है, जो नौकरी बचा रहे हैं उनके लिए भी, जो नौकरी पा रहे हैं उनके लिए भी। तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकें और मैं उसकी व्याख्या भी करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यूपी टेट का नया बैच है हमारा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। तो कुछ 1-2 प्रश्न साथियों मैं बताता हूँ आपको। जैसे टेट सी टेट में क्या होता है, सी टेट में पूरी तरीके से शिक्षण वाले प्रश्न आते हैं, पूरी तरीके से शिक्षण प्रश्न आते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो है आपका आएगा, एक मिनट बच्चों, चलिए आवाज आ गई। हाँ, पहला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेफराली और अभिक्रमित अनुदेशन। यानी 1-2 प्रश्न आपके शिक्षण के तो आएंगे ही आएंगे, 1-2 प्रश्न आपके आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा अभिक्रमित, यानी अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा। अब बाकी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली ये सारे शिक्षण ये जो है पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ठीक है। ये तीनों शिक्षण की पद्धति हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प है यह इसकी पद्धति नहीं है। ये किससे है? यह अधिगम से संबंधित है। किससे है? अधिगम से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है। तो ये भी जानते रहिए किससे? अधिगम से संबंधित है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर के लिए तैयार रहिए। अगला जो प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है? और आपको भी पता है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है वह भाषा मातृभाषा पर केंद्रित है, यानी बच्चे को पहली शिक्षा मातृभाषा के रूप में दिया जाए, ठीक। चलिए, तो यह आंसर किसका है? जल्दी से बताना है। अब देखो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर बालक की मातृभाषा जो है, मातृभाषा का जो संबंध है वह महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी और इनकी बात को एक्सेप्ट भी किया गया है। आप जब संविधान पढ़ेंगे 343 से जब आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर मातृभाषा के लिए भी एक आर्टिकल बनाया गया है। आपसे कई बार यह पूछा गया है, आपसे पूछा गया है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी ने दिया है, ठीक है। और उन्होंने मातृभाषा का विशेष जोर डाला था, ठीक। तो कभी भी आए तो ये गलत मत कर देना, ठीक, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो नहीं वाले प्रश्न बहुत गलत होते हैं। नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली और कक्षाभिनय प्रणाली। यानी व्याकरण शिक्षण के लिए 3 तो हैं लेकिन 1 नहीं है। हाँ, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आगमन, निगमन और अव्याकृति प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय मतलब देखिए, कक्षा में अभिनय मतलब कक्षा में अभिनय इसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। व्याकरण क्या होता है? रटने समझने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर कोई देना लेना नहीं है। नहीं, अभी एलटी मेंस का फॉर्म नहीं आया है, ना हिंदी का आया है। अब आज मैं आयोग जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मेंस का आवेदन क्यों नहीं हो रहा है, एलटी क्यों नहीं हो रहा है, सबका, ठीक है। नहीं राज, उसको एक बार देखो। हाँ, यहाँ पर पूछा क्या गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ मानने की बात है, ये थ्योरी किसने दिया, ये नहीं दिया है। आप समझिए इस बात को, प्रश्न यही टेक्निकल होता है।
आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे समझिए प्रश्न क्या है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए, यानी जोर डाला गया था। दिया जाए यानी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में जोर डालने का प्रयास किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने शुरुआत की थी, किसने आरंभ किया था, ये नहीं पूछा गया है। प्रश्न को इसीलिए कहता हूँ ऐसे प्रश्न हमेशा खतरनाक होते हैं, लगता सरल है लेकिन स्टेटमेंट हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं बारीकी से तो गलत हो जाता है। ठीक, चलिए तो ये हो गया। हाँ, आनंद का, अब देखो यहाँ से आपका पत्रिका आ गया, यहाँ से आपको क्या आ गया, पत्रिका आ गया। तो पत्रिका आ गया तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पत्रिका का क्या कैसे सीन है। चलिए तो जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए अब देखिए ये पूछा आनंद कादम्बनी, ठीक है। कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो यह कहाँ से होता था, मिर्जापुर से होता था, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो इन्होंने किया था, याद कर लीजिए, सब कुछ याद कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आपका गलत ना होगा, ठीक है। और इनकी एक और प्रकार थी नागरी नीरद, दो पत्र नागरी नीरद, यह भी मिर्जापुर से, यह भी कहाँ से, मिर्जापुर से थी, मिर्जापुर से थी। तो याद रखिएगा इनकी दो थी, एक आनंद कादम्बनी थी, ये भारतेंदु मंडल के थे। आपको पता है कि भारतेंदु युग में जितने भी थे वो ज़्यादातर पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते थे, चाहे वो प्रताप नारायण मिश्र हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो और बद्री नारायण प्रेमघन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। आगे इसी में अगर मैं कुछ और बता दूं आपको, जबकि हंस पत्रिका बनारस निकलती थी, हंस पत्रिका 1930 में हंस पत्रिका बनारस है, हंस पत्रिका, ठीक है, हंस पत्रिका वह बनारस से निकलती थी। इस चीज़ को भी एकदम याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इलाहाबाद में बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती थी, ठीक है। अब इलाहाबाद में जैसे पत्रिका, जैसे प्रतीक भी इलाहाबाद से निकलती थी। और क्या बोलते हैं, तद्भव पत्रिका, ये कई बार पूछा गया है। तद्भव पत्रिका लखनऊ से निकलती है, अभी भी निकल रही है। अखिलेश जी इसके संपादक हैं, अखिलेश जी। ये परीक्षा बहुत बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, ठीक है। तो एक और याद रखिएगा, सबसे पहले पत्रिका जो है उदंड मार्तंड जो है 31 मई 1826, यानी सबसे पहले जो है आपका उदंड मार्तंड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उदंड मार्तंड 31 मई 1926 को, ठीक है। सबसे पहली पत्रिका कोई थी जो कि क्या बोलते कलकत्ता से निकलती थी, पंडित जुगल किशोर वो निकालते थे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, इसीलिए हम हर साल 31 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 31 मई 1826 को पहली पत्रिका उदंड मार्तंड आई थी, साप्ताहिक थी, इसीलिए हर साल हम 31 मई को पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। यानी कितनी सारी बातें आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आदिकाल जो है, सुनिएगा, आदिकाल जो है, आदिकाल में बहुत बातें हैं। आदिकाल के एक तो नामकरण को लेकर है, आदिकाल के नामकरण को लेकर बड़ा, देखो आदिकाल हमेशा विवादित काल रहा है। नामकरण, आदिकाल को किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने गद्य काल कहा, किसी ने प्रारंभिक काल कहा, किसी ने बीज बपन काल कहा, किसी ने जो है क्या बोलते हैं चारण काल कहा, सिद्ध एवं चारण काल कहा, सब ने अलग अलग नाम दिया। यहाँ पर आदिकाल में रचनाएं भी जैसे कैसे हुई, 3 कैटेगरी में हुई। एक सिद्ध आए, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और फुटकल कवि, इसी से जो है आपका पूरा बटा हुआ है। सिद्ध जिनकी संख्या 84 है, नाथ जिनकी संख्या 9 है, जैन है, रासो है। और रासो ही जो है रामचंद्र शुक्ल जो है रासो के ही आधार पर इसका नामकरण रखते हैं वीरगाथा काल। यहाँ पर जो है खुमान रासो किसका है, ये जो है खुमान रासो किसका है, दलपति विजय का है, दलपति विजय का है, दलपति विजय का है, ठीक है, खुमान रासो। तो यहाँ पर अखरावट,
अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम। हाँ, तो ये सब क्या है आपका अखरावट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जायसी का हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है मलिक मोहम्मद जायसी। यानी यह रचना जो है भक्ति काल की है। यह रचना क्या है, भक्ति काल पीरियड की है। ठीक है, ये रचना छत्रसाल दशक। ठीक है, ये रचना रीतिकाल की है। क्या की है, रीतिकाल की है। ठीक है, रीतिकाल की है। तो आपको भी कुछ अपने से बताना होगा, सब मैं बता दूंगा तो आपको क्या मतलब निकलेगा, कुछ अपने से भी बताइए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर और भी रचनाएं हैं, जैसे खुमार रासो, परमाल लासो, परमाल लासो। ठीक है, ठीक है, परमाल लासो, जिसको हम आला खंड बोलते हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं। फिलहाल में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। अरे क्लास ले रहा हूँ, क्लास में हूँ। ठीक, यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा, समझ गए? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए, यानी खुमार रासो, दलपति विजय, परमाल लासो, जगनीक, क्या हो जाएगा, जगनीक हो जाएगा। जगनीक किसके राशि हैं, इसको हम आला खंड भी बोलते हैं, आला खंड भी बोलते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जितना बात करूंगा खत्म ही नहीं होगा। ठीक, फिलहाल आपका आंसर खुमार रासो, दलपति विजय जो है। ठीक, चलिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। फिर से प्रश्न पूछा गया है, ध्यान सुनिएगा। ये आप जब टीचिंग बीएड कर रहे होंगे, देखिए ये जब बीएड के दौरान, बीएड अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो ये जो शिक्षण वाले प्रश्न है ना कभी भी गलत नहीं होते हैं। अब आप जो कि बीएड अगर ऐसी जगह से किए हैं जहाँ केवल परीक्षा देने गए हैं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे आते हैं कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व गान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। प्रश्न क्या है, हिंदी गद्य शिक्षण पाठ्य योजना, लेसन प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा लेसन प्लान जो होता है वह प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद में आता है। पहले आप देखिए, ये प्रस्तावना आप रखेंगे, प्रस्तावना, फिर आपका पाठ्य योजना, पाठ्य योजना, फिर निष्कर्ष, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। ये आप जब बीएड करने गए होंगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये। ठीक, ये बात खूब समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रस्तावना, पाठ्य योजना, निष्कर्ष, यहाँ पे क्या पूछा है, गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन आता है तो आपके प्रस्तावना के बाद आता है। ठीक, तो आंसर आपका बी हो गया। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होने वाली है। चलिए अगला देखते हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है, वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण और चित्र निर्माण। अब देखिए प्रश्न बहुत सिंपल, देखो प्रश्न को दिमाग में लगाइए। शब्द का अर्थ यानी शब्द का अर्थ भैया वाक्य के प्रयोग से ही समझ पाएंगे। देखिए मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ, कोई बात कह रहा हूँ, अब आप उस शब्द को किस अर्थ में ले रहे हैं कि मतलब मैंने कहा कि ठीक है कि अंधेरा हो गया है। अब अंधेरा हो गया है, अब आपने सोचा कि हाँ रात हो गई तो अंधेरा हो गया है, या अंधेरा होने का कोई और अर्थ निकल रहा है। यानी वाक्य के बोलने से, वाक्य के प्रयोग से ही शब्द के अर्थ हमेशा स्पष्ट हो पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। आपसे ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ना सीखिए। जिस दिन प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना सीख गए ना तो आपके 7-8 प्रश्न तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक। निरामिष, ठीक है। अब देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु। रात्रि में विचरण वाला निशाचर, निशाचर, रजनीचर। ठीक है, यानी मांस रहित, जो मांस नहीं खाता है, जो सादा भोजन खाता है, जो ठीक है वो क्या कहलाएगा, वह मांस रहित भोजन के लिए निरामिष एक शब्द का प्रयोग होता है, तो वही आपका प्रयोग होगा। ठीक,
आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर का 8 का ए हो जाएगा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। प्रश्न बहुत अच्छे हैं जो आपको LT बेस जो आपको टेट बेस पे आएंगे वही प्रश्न कराए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। देखो हमारे यहाँ 3 पुरस्कार होते हैं। एक होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। एक होता है हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी इसके बाद पुरस्कार, यानी 2 पुरस्कार के बाद फिर जो आपके पुरस्कार होते हैं वह राज्य वाले पुरस्कार होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश अपना अलग देता है, मध्य प्रदेश अपना अलग देता है, बिहार अपना अलग देता है, यानी तब आपका अलग अलग आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। यानी 2 पुरस्कार जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है और हिंदी साहित्य अकादमी है। और ये रामधारी दिनकर जो है यह ज्ञानपीठ भी पाए और जो है भारतीय राष्ट्रीय ये पाए, हिंदी साहित्य का पुरस्कार भी पाए। चलिए अब देखिए समझिएगा, 1968 में पहली बार, 1968 में पहली बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरम को मिला, चिदम्बरा को मिला। किसकी है, पंत की रचना है, पंत की रचना, पंत की रचना है, ठीक है। पहली बार 1968 में, हालांकि 1965 में मिल चुका था, लेकिन हिंदी में पहली बार 1968 में मिला है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर इनको 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को जो है मिला, या किसकी रचना है, पंत जी की, यानी सुमित्रानंद पंत जी को यहाँ पर मिला। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में, यानी जो हमारे अनुच्छेद में जितनी भाषाओं को जगह दी गई है उतनी भाषाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 1965 में पहला पुरस्कार मिला था, लेकिन दूसरी भाषा को मिला था, हिंदी को नहीं मिला था। हिंदी में पहली बार 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो आप लोग यहाँ पर कितनी बातें, यहाँ पर देखिए क्लास हिंदी कितनी फ़ायदा है कि एक प्रश्न आपको आता है, उसमें से मैं इतनी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि आपको 7 से 8 प्रश्न ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। अगर ये नहीं तो ये सही, एक नहीं था, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, सुना है ना। तो यही वाला यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है, ये क्वेश्चन कोई नहीं सही कोई और सही, ये नहीं सही तो कोई और सही, यानी इतनी व्याख्या मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। हाँ, अब अज्ञेय जी को 1982 में अज्ञेय जी को मिला। 1982 में अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। अब क्या होता है कि अब संपूर्ण जीवन के लिए मिलता है, पहले किसी रचनाओं के लिए मिलता था, अब संपूर्ण जीवन के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सहज शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, अवागत है। देखिए तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ठीक। यही पूछा है, यही बता रहा हूँ आपको क्या है। चलिए जल्दी बताइए आप लोग।
चलिए, यानी यहाँ पर आगत क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। सहज शब्द क्या है आपका, आगत आ जाएगा, ठीक जाएगा, आगत आ जाएगा, ठीक है। यानी हम विदेशी शब्द भी बोल सकते हैं, आगत मतलब आया हुआ, इसको हम विदेशी शब्द बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चारों होते हैं यह उत्पत्ति के आधार पे आर्मी कलर की है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत। अब विदेशज का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हों, विदेशों से लिए गए हों। बहुत सारे शब्द हम देखिए प्रयोग करते हैं, तो हम ज़्यादातर विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरबी का, फारसी का, तुर्की का, अंग्रेजी का, डच का, पुर्तगाली का। यहाँ पर जो है आगत यानी विदेशी शब्द का, ये अरबी, सहज भी क्या है, अरबी का शब्द है। किसका है, अरबी का शब्द है, अरबी का शब्द है, ठीक है, अरबी का शब्द है। तो अगर मान लीजिए ये पूछ लेता डिटेल में सहज शब्द किस भाषा का है, अरबी का, फारसी का, तुर्की का, तब आपके लिए यह प्रश्न और कठिन हो जाता। अभी फिलहाल में सरल प्रश्न है यहाँ पर, ठीक। हाँ, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल, स्त्री, पुस्तक और व्यवसायी। वनिता, देखो, नारी, कलत्र, ठीक है, नारी, कलत्र, दो, त्रिया, वामा, कांता, त्रिया, वामा, कांता, ठीक है। यानी स्त्री का यह पर्यायवाची, स्त्री के अर्थ में यह प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रमदा भी है, प्रमदा, कामिनी, ठीक है। तो नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, प्रमला, कामिनी, ये सब क्या है, स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो अगर पूछेगा तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो कभी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। मुकुंद किसका पर्याय है, मुकुंद विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। चक्रपाणी, पीताम्बर, ठीक है, उपेंद्र, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये सब किसके, अब तो आप जान ही गए होंगे, इतना मैंने लिख दिया तो आप जान जाएंगे, ठीक है। जनार्दन, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, पुंडरीकाक्ष, ठीक है। ओम पुंडरीकाक्ष पढ़ते हो ना, क्या हो जाएगा, विष्णु का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विष्णु का। हरि हो जाएगा, हरि, हरि, विश्वम्भर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। रचना क्या, रचना की लाइन है जायसी, रैदास, कबीर और दादू। को सुन, अब देखो ये क्या है, कबीर का है। अब कबीर, यहाँ मैं कबीर लिखता हूँ, कबीर, कबीर क्या क्या है, कबीर क्या क्या है, कबीर बहुत कुछ है, ठीक है। भक्ति काल के निर्गुण, भक्ति काल के हैं, पहली बात। निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, ज्ञानाश्रयी धारक कवि हैं, ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि की कवि हैं, ठीक है। चलिए, ये पढ़े लिखे नहीं थे, खुद कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। ये बीजक, बीजक, बीजक इनके संग्रह है, साखी, शबद, रामायणी, ठीक है। इनके गुरु कौन थे, गुरु जो थे, गुरु रामानंद थे। गुरु कौन थे, रामानंद थे। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ऐसा बोला है। इसलिए इन्होंने तुलसीदास जी ने इनकी भाषाओं लेकर इनकी उपेक्षा कर दी है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पुस्तक लिख करके इनको बहुत आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो कहा गया है, काहे रे नलनी तू कमलानी, तो
तो ये इनकी एक आदत थी कबीरदास की कि ये आडंबर पे बहुत चोट पहुंचाते थे। जो पाखंड यानी पाखंड आडंबर, पाखंड आडंबर, ठीक है, इस पर ये बहुत जो है प्रहार करते थे। काहेर नलनी तू कमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, ठीक है। तो ये इसके आधार पे ये इनका बहुत प्रसिद्ध है। माला फेर जगमुआ गया नमन का फेर, ठीक है। मसी कागज छो ने वो कहते हैं कि तुम पूजो पाथर तो मैं पूजो पहाड़, ठीक। और ता चढ़ बल्ला त्याग देथो, ता चढ़ मुल्ला बाग देथो, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी इन्होंने हिंदू मुस्लिम किसी को भी नहीं छोड़ा कि चलो एक पक्ष को बोलते हो, ठीक। तो ये बहुत खर थे। चलिए यहाँ इनका याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, समाज सुधारक थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं लिख दूँ, ये तीनों जो है, तीनों यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा और जोड़ दे रहा हूँ। ये अरे कहाँ गया, ये तीनों जो है ये निर्गुण वाले थे। निर्गुण संत काव्य परंपरा के थे। ये जो है सूफी काव्य परंपरा थे। सूफी काव्य परंपरा, इनकी जो है क्या बोलते हैं, पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है, मैं बता चुका हूँ पद्मावत, ठीक है। रैदास कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे बढ़ करके, आचार्य रामशुक्ल का निबंध संग्रह है। जल्दी बताना है, आप लोग आंसर भी दिया करें तब मजा आएगा, क्यों सुनने से मजा नहीं आएगा। राम कथा थोड़ी हो रही है। चलिए तो भैया चिंतामणि जो है, इसमें इनका निबंध संग्रह है। चिंतामणि 4 भागों में है, 4 भागों में अब तक आ चुके, 4 भागों में अब तक आ चुके। चिंतामणि भाग 1 भाग 2 तो यही है। चिंतामणि 4 भागों में आ चुके, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आलोक पर किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आलोक पर, कुटज, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए और इसमें मैं बता दूं एक दो बात। आलोक पर हो गया, और क्षण बोले विष्णु प्रभाकर, ये किसका है, विष्णु प्रभाकर। और इसके अंतर्गत मित्रता, क्रोध, ठीक है, बहुत सारे इनके हैं। चलिए चिंतामणि 4 भागों में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध युग्म है। बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको सही करना है। भैया याद कर लो, आप लोग बारात में बहुत जाते हो, तो ये बारात होता है ना कि बारात होता है ना, बारात। वसंत होता है, ठीक है। बसंत नहीं, हम लोग अक्सर ब कहते हैं, बसंत नहीं, वसंत। ठीक, पानी दो भेजो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बारात वसंत, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अर्ध स्वर है य व ई उ री ली और ऋषि। देखिए अंतस 4 होते हैं। अंतस कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस कितने होते हैं, 4 होते हैं। य र ल और व, ये 4 होते हैं। इन चारों में क्या होगा, आपका र जो है प्रकंपित या लुंठित कहते हैं, ठीक है।
ल को पार्श्विक बोलते हैं, ल को पार्श्विक बोलते हैं। य और व यानी य और व जो है यह अर्ध स्वर में आता है। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये अर्ध स्वर में आते हैं, अर्ध स्वर में आते हैं। ठीक है, य और व यानी य और व आपका यहाँ पे आंसर हो गया अर्ध स्वर में, यानी ये आधे स्वर होते हैं आधे व्यंजन होते हैं। आधे स्वर का मतलब आधे स्वर आधा व्यंजन होता है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, भैया बहुत सिंपल सा उदाहरण है। चोर की दाढ़ी में तिनका हम लोग ऐसा बोलते हैं, अपराधी अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी पर शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। बहुत सिंपल सी बात है भैया, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी चोर की दाढ़ी में देखो जो भी चोरी किया रहता है ना, तो हमेशा उसकी आप चेहरा देखेंगे या कुछ देखेंगे, वो ऐसे ना कुछ उसकी हरकतें ऐसी लग जाती हैं कि जैसे कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा हरकत कर रहा है, समझ जाएंगे इसकी दाढ़ी में तो तिनका है। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक बार कई बात को दोहराते रहना, आगर, आगार, प्राकथन, पृष्ठपोषण पृष्ठपेषण और प्रस्तावना। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार कई बात को दोहराते रहना, यानी किसी एक बात को आप बार बार दोहराते हैं, उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग आप करेंगे। अब देखो, प्राकथन को क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। इस सब लिख लो, भूमिका कहते हैं। ठीक हो गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठपेषण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा आंसर, पृष्ठपेषण, मतलब किसी बात को दोहराना, उसको हम पृष्ठपेषण के रूप में जानेंगे। और यहाँ पर प्रस्तावना शीर्षक का प्रथम चरण होता है, शीर्षक का प्रथम चरण। और आखिरी चरण क्या होता है, आखिरी चरण कोई बता सकता है, आखिरी चरण क्या होता है। बुद्धिहीन शब्द वाक्यांश की दृष्टि से किस सर्वनाम में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए, तो भैया विशेषण यानी बुद्धि से हीन, यानी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका यह आएगा। ठीक है, बुद्धिहीन यानी बुद्धिहीन जो है यहाँ पर बुद्धिहीन। ठीक, यहाँ गुण की बात हो रही है ना, मतलब गुण। सबको समझ में आ रहा है। क्लासेस पर डे 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगे, 8 से 9 CDP, 9 से 10 हिंदी और 10 से 11 जो है आपका क्या बोलते हैं संस्कृत। आज आपका एक चीज़ मैं और बता दूं, चलिए अगले प्रश्न में बताता हूं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भैया आज से 11 से 12 आपका SST क्लास चलेगा, SST की क्लास चलेगी, SST क्लास चलेगी। ठीक है, और जो मैथ वाले होंगे, मैथ वाले, साइंस वाले, मैथ और साइंस वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, वह 11 बजे अपने सेक्शन में चले जाएंगे, यानी इधर आपका SST चलेगा 11-12 बजे। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आपसे लाइव क्लासेस 11 बजे चलेंगी। अब देखो, अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में क्या होगा, अलगाव, तुलना के अर्थ में आप तुलना किस करते हैं, और भय यानी डर के अर्थ में तीन कॉन्सेप्ट हमेशा अपादान होते हैं, यानी छत से ईंट गिरी, यानी छत से अलग हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपका ए हो जाएगा। तो ए जिन्होंने दिया है बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है,
महोर्मी का संधि विच्छेद है, महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महत प्लस मर्मी। अब देखिए ये तो आप गलत कर देंगे, ये भी सही कर देंगे, लेकिन जो कंफ्यूजन है आपका इसमें और इसमें है, ठीक है। तो महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, ठीक है। यहाँ पे आ, महा में आ, यहाँ पे उ, और आ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, महोर्मी बन जाएगा, ठीक है, महोर्मी बन जाएगा। यह नियम किसका कहलाता है, यह नियम गुण संधि का कहलाता है, यह नियम गुण संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सचिन, बहुत लेट आते हो, टाइम पे आया करो भैया, टाइम पे पहुंचोगे, टाइम पे आओगे, टाइम पे नौकरी पाओगे, लेट लतीफ आओगे। जब जानते हो क्लासेस पढ़ने चलती है, आप लोग रेगुलर वाले हो गए हो, ठीक है। तो महा प्लस उर्मी, यानी यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गुण संधि के अंतर्गत यहाँ आपका चला जाएगा। अगला है समष्टि का विपरीत, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, समष्टि का, ठीक। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपका, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट और व्यष्टि। अब देखो अशिष्ट क्या हो जाएगा, शिष्ट, ठीक है। अशिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका विशिष्ट क्या हो जाएगा, आपका सामान हो जाएगा, विशिष्ट का क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। आपका आंसर जो है व्यष्टि, समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि, ठीक है। अपुष्ट का पुष्टि हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, अपुष्ट का पुष्टि हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, व्यष्टि का समष्टि। अगला प्रश्न, करपट का तद्भव रूप है, कटपट का तद्भव रूप क्या है, यह बताना है आपको, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है कपट, कारपेट, कपूर और कपड़ा। देखो कर्पूर गौरम करुणावतारम पढ़ते हो ना, तो कर्पूर, कर्पूर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। कपड़ा क्या हो जाएगा, करपट हो जाएगा, करपट हो जाएगा। यानी यहाँ पर कपड़ा क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव हो जाएगा। और जो करपट है यह तत्सम हो जाएगा। ये कपूर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन ना हो, जो जस के तस आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम कहलाएंगे। तद्भव मतलब जिनका समय के साथ परिवर्तन हुआ, ठीक है। यानी चलिए समझ गए सब लोग। रमणीय, तो रमणीय देखिए, रमण अनी प्रत्यय लगा, क्या है, अनी प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय जो होता है शब्दांश के अंत में लगता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश के अंत में लगता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, किसी के साथ लग करके अर्थ दे देते हैं। प्रत्यय दो होते हैं, कृत और तद्धित, कृत और तद्धित। कृत यानी जो धातु से बनते हैं, जो धातु से बनते हैं उन्हें हम कृत बोलते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे रम, ठीक है, तो रमणीय आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें और क्या हो जाएगा, उल्लेखनीय, उल्लेखनीय, ठीक है। इसके कुछ और शब्द अगर आपको बनाने हों आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए उल्लेखनीय, अभिनंदनीय, अभिनंदनीय, ठीक है, रमणीय। चलिए इसका मैंने लिख दिया है, और आप अपने से कहा अगर आपको आता हो तो आप भी अपने से जोड़ लीजिए। आदरणीय, देख रहे हैं कितने सारे इसके आपके बन गए हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। 24 का ए, बौरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथहि, बान की वायु उड़ाऊ के लक्षण लक्ष्य करो ऐरा समर्थहि। अब बताइए ये प्रश्न है। हाँ सर, जुलाई में यूपी टेट ही जाएगा। हाँ
जुलाई में ठीक है, 2, 3, 4 जुलाई तो है, बहुत समय है, क्या करोगे अब, बहुत समय आपके पास है, क्या करोगे, सही तो है। क्या हो जाएगा भैया, रौद्र रस हो जाएगा। कहें कि बौरो सब रघुवंश कुठार, कुठार यानी रघुवंश, यहाँ राम की बात हो रही है। रघुवंश कुठार की धार में 12 बार जिसर थई, बाण की वायु उड़ाओ के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा सम्मथई, यानी यहाँ पे रौद्र का बात हो रहा है। हाँ खाली है, खाली है, खाली है, कल से खड़ी है, आज भूल गए थे कल पहुँचाना ही। नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे के पास गाड़ी पापा के भी है ना। हाँ चलो अभी पढ़ के वहाँ पहुँचा रहे हैं। वो खड़ी थी कल दिमाग में। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए। यानी यहाँ पर रौद्र भयानक विभत्स वीर, ठीक है। रौद्र, और रौद्र का समय क्या होगा, क्रोध होगा, अस्थायी भाव याद कर लो, क्रोध होगा। भयानक का भय होगा, और विभत्स का जुगुप्सा या घृणा होगा, जुगुप्सा या घृणा होगा, और वीर का उत्साह होगा। आवाज़ ठीक नहीं आती है, चलो मैं चेक करा रहा हूँ भाई, आवाज़ ठीक नहीं क्यों आती है। शशांक, शशांक, सत्यम, अभी मैं चेक करवाता हूँ क्या आवाज़ ठीक नहीं आती। रस कितने होते हैं, रस 11 होते हैं। रस कितने होते हैं, 11 होते हैं। जितने रस उतने अस्थायी भाव, ठीक है। हाँ चलिए मैं आवाज़ चेक करा ले रहा हूँ, आवाज़ क्यों गड़बड़ हो रहा है। अगला है श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बहुत दीन तनुजान के सुमरो पवन कुमार ना। तो यहाँ पूछा है कि दोहा है, सोठा है, रोला है कि बरवा है। अब देखो दोहा में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोठा में क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। रोला में 24 मात्रा होला, एक ट्रिक है, रोला में 24 मात्रा होला, यानी इसमें 24 मात्राएं, दोनों सममात्रिक हैं, ठीक है। दोनों क्या हैं, सममात्रिक हैं, सममात्रिक है क्योंकि बराबर बराबर मात्रा गिर रहा है। सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक और विषम मात्रिक, ये 3 प्रकार के जो हैं हम छंद पढ़ते हैं, ठीक है। वाणिक छंद में, वाणिक छंद के 3 प्रकार के, क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर जो हो जाएगा, चलिए लगाते हैं इसका ये डबल, जिसमें गुर, लघु और गुर, इसमें क्या होता है, लघु होता है और गुर होता है। अगर छोटी है यानी 1 होगा, ये 2 गिना जाएगा गुरु में। अब ये देखो जिसमें बड़ी की मात्रा होगी वह गुरु होगा, जिसमें छोटी की मात्रा होगी इसमें लघु होगा। देखो इसमें गुरु, और बाप रे, चलो लगाते जाओ फटाफट, ठीक है। जल्दी करो, 2 2 4 4 3 7 7 1 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ है सोठा रोला, हाँ इसमें क्या हो जाएगा, दोहा वाला आ जाएगा, दोहा वाला, हाँ श्री गुरुचरण सरोज रस। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, इसको मिटाओ मिटाओ। हाँ क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था क्या बोलते हैं, चौपाई, चौपाई नहीं होगा। हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं। यह जो है दोहा का सोठा उल्टा होता है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कामा लगा है, यहाँ तक हमें लेना है, ठीक है। तो 2 2 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 3 13, यानी पहले चरण में 13 मात्रा आ गई, इसमें भी 13 मात्रा आएंगी,
इसमें 11 मात्राएं आएंगी, गिन लो, 1 2 2 4 2 6 2 8 3 11, यानी इसमें 11 मात्राएं आएंगी। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं। ठीक इसका उल्टा अपोजिट विपरीत जो होता है वह सोरठा होता है, 11 और 13 आती हैं। ठीक है, रोला में 24 मात्रा आती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया चौपाई को समझ करके। ठीक है, चलो बरवा क्या हो जाएगा, बरवा भी अर्धसम मात्रिक है। ठीक है, पहले और तीसरे में 7 ऐसे करके है। ठीक, चलो दोहा का उल्टा क्या था, सोठा, यानी यह जो है आपका श्री गुरुचरण सरोज रज, ये आपका दोहा है। अब इसके बाद जब आप आगे आएंगे श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका चौपाई के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुआ था वो उसकी वजह से, क्योंकि दिमाग में जो है चल रहा था, चौपाई दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक, चलिए 27 वाक्य शुद्ध है। मोहन गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। ठीक है, बताना है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आप बता लोगे। बहुवचन है तो मोहन और गीता गा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में जाएगा। अब इसके लिए मुझे अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि कौन सा शब्द आखिरी में जाएगा, कौन सा शब्द पहले में जाएगा। इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो अगर आपको ले लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए, चलिए कृषाण कृषक क्रम क्लीव, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कृषाण कृषाण क्रम कृषक क्लीव, ये क्रम है। सबसे अंत में ए बी सी और डी। अब ये मैं बताऊंगा कैसे, इसको मैं अलग से क्लास लूंगा कैसे होगा। क्लीव जो है वह आखिरी में आपका आता है, पहले कृषाणु आएगा, फिर क्रम आएगा, फिर कृषक आएगा, फिर क्लीव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। चराचरम जगत में कौन समास है, चर और देखो चराचरम तत्पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि कर्मधारय, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे चराचर यानी चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर, यानी दोनों पद प्रधान है। क्या है, दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान कौन सा होता है भैया, द्वंद्व होता है। इसकी पहचान और, एवं, तथा, या, यानी इसकी पहचान है, इसकी यह पहचान है द्वंद्व समास की। ठीक है, चराचर। ठीक है, इसका माता पिता, पाप माता पिता, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश। ठीक है, चलिए आपका हो गया। आखिरी प्रश्न देखेंगे हम लोग, इसके बाद संस्कृत क्लास चलेगी। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग जो है शब्दांश के पहले लगते हैं। उपसर्ग 22 होते हैं संस्कृत में, संस्कृत में क्या होते हैं 22 होते हैं उपसर्ग। ठीक है, 10 आपके हिंदी में होते हैं, 10 आपके हिंदी में होते हैं। और यहाँ पर कुछ मत करिए, अभि प्लस आगत, आपने यण संधि पढ़ा होगा, अभि प्लस आगत यानी अभि उपसर्ग आपका यहाँ पर आपका ये हो गया, अभि उपसर्ग आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभि प्लस आगत। ठीक है, अभ्यागत, जैसे अभ्यारण, तो अभि अभ्यारण आ गया, अभ्यारण, अभि प्लस आरण। ठीक है, अभ्यारण में भेजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभि यानी यह उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 10 होते हैं, अरबी फारसी के भी उपसर्ग होते हैं, वो भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्लासेस आपकी पर डे, मैं फिर से क्लास का शेड्यूल लिख दे रहा हूँ। क्लास का शेड्यूल CDP आपका जो है 8 से 9 चलेगा। ठीक है, हिंदी आपका जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 9 से 10 है। संस्कृत आपका जो है संस्कृत जो है आपका 10 से 11 है। यहाँ पर ये कॉमन रहेगा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, या साइंस वाले मैथ वाले के लिए यहाँ कॉमन रहेगा। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे एक साइड SST आज से आपका शुरू हो रहा है 11 बजे, जो मैम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगी। और इसी साइड में 11 बजे आपका मैथ और साइंस जो है आपका
11 से 1 बजे तक चलेगा, 1 घंटे का। यानी जो साइंस वाले बच्चे होंगे वह मैथ साइंस में चले जाएंगे और जो आर्ट वाले बच्चे होंगे वह SST देखेंगे। इतना ही करेंगे। क्लियर हो गया? तो फिलहाल में आज इतना ही। कल फिर 9 बजे मैं आऊँगा नए प्रश्नों के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी में लग जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट इस बार टेट है भाई लोग मेरे, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा चुका हूँ। और चैनल जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको क्लास का डिटेल मिलता रहे। फिलहाल धन्यवाद।